हेलो फ्रेंड्स, ये जो है ध्यान दें आप लोग, ये जो है परमाणु संरचना का। देखो यहाँ लाइट आ रही कि नहीं? यहाँ लाइट नहीं आ रही। ये आपके जो है परमाणु संरचना का परमाणु संरचना का, ये आपके परमाणु संरचना का लेक्चर नंबर कौन सा है? 15। लेक्चर नंबर 14 में क्या पढ़ा आपने? ध्यान दो। लेक्चर नंबर 14 में आपको पढ़ाया गया है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के बारे में। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में आप क्या पढ़ेंगे? कास्मिक किरणों के बारे में पढ़ा है। कास्मिक किरणें, गामा किरणें, एक्स किरणें, ठीक है। हाँ, दृश्य किरणें हैं, दृश्य स्पेक्ट्रम कह सकते हैं आप। अवरक्त किरणें हैं, थोड़ा सा आप रटेंगे। अवरक्त किरणें हैं, और क्या है आपकी सूक्ष्म तरंगे हैं, रेडियो तरंगे हैं, ये रट लेंगे आप। ये जो है इन तरंगों के जो है या आप कह सकते हैं विद्युत चुंबकीय विकिरणों के तरंगों का, तरंग दैर्ध्यों का कह सकते हैं। विद्युत चुंबकीय विकिरणों के तरंग दैर्ध्यों का बढ़ता हुआ क्रम है, आप रट लेंगे। कास्मिक किरणें, इनका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। इसके बाद क्या होती है? गामा किरणें, इसके बाद एक्स किरणें, इसके बाद दृश्य स्पेक्ट्रम होता है, इसके बाद अवरक्त किरणें होती हैं, इसके बाद सूक्ष्म तरंगे, इसके बाद रेडियो तरंगे। रेडियो तरंगों का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। आवृत्ति ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। आवृत्ति के केस में कास्मिक किरणों का जो आवृत्ति होगा, ठीक, एक यूवी भी होता है, इसी के बीच में यूवी किरणें भी होती हैं, मैं भूल गया उसको, उसको भी लिख लीजिएगा आप लोग, थोड़ा याद कर लीजिएगा आप, ठीक है। इनको याद होना चाहिए आपको। जो है ऐसा आता है, ध्यान दें आप। आपने कैसे लिखेंगे आप? कास्मिक किरणें, गामा किरणें, एक्स किरणें, इसके बाद यूवी किरणें, इसके बाद दृश्य स्पेक्ट्रम, इसके बाद अवरक्त किरणें, इसके बाद सूक्ष्म तरंगे, इसके बाद क्या है? रेडियो तरंगे। ये जो है तरंग दैर्ध्यों का बढ़ता हुआ क्रम। आपसे एक बार प्रश्न पूछा गया था कि जो है किन किरणों का जो है कि तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? हाँ, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में किन किरणों का या किन विकिरणों का जो है तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होता है? कास्मिक किरणों। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। और किसका सबसे अधिक होता है? रेडियो तरंगों। अब देखो यहाँ पढ़ाया जाएगा आपको मैंने पढ़ाया था कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। सामान्य केस में जो स्पेक्ट्रम आप किसे कहते हैं कि जब किसी जो है सामान्य प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है, तो प्रिज्म से गुजारने पर सामान्य प्रकाश 7 रंगों में बढ़ जाता है विविग्योर में, जो कि फोटोग्राफिक प्लेट पर प्राप्त होता है। इन्हीं रंगों के समूहों को जो कि फोटोग्राफिक प्लेट पे प्राप्त हुई हैं, इन्हीं को मिला के आप क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। सामान्य केस में आप इसे बोलते हैं स्पेक्ट्रम। जो स्पेक्ट्रम है, अब उसके टाइप्स पढ़ाए जाएंगे कि स्पेक्ट्रम कितने प्रकार का होता है। स्पेक्ट्रम 2 प्रकार का होता है। एक क्या होता है? अवशोषण स्पेक्ट्रम, एक क्या होता है? उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। अवशोषण क्या है? सामान्य केस में नहीं, पहले सुनो। उत्सर्जन पहले समझो, फिर मैं समझा रहा हूँ अवशोषण। पहले आप उत्सर्जन के बारे में पढ़िए। देखो, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम क्या है? जो सामान्य केस में जो स्पेक्ट्रम आप पढ़ते हैं, किसी सामान्य प्रकाश को गुजारा गया, वो टूट गया है और रंग मिले हैं, और ऐसा कह सकते हैं कि रंगों का उत्सर्जन हुआ, बहुत सारे रंग उत्पन्न हो गए। सामान्य प्रकाश से 7 रंग मिले हैं, तो आप बोलिए कि वो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है। कौन सा स्पेक्ट्रम है? हाँ, बहुत सारे जो है रंग निकल जा रहे हैं, 7 रंग निकल जा रहे हैं व्हाइट लाइट से। लेकिन ध्यान दो कि जब आप जान चुके हैं कि व्हाइट लाइट में 7 रंग होते हैं, जब उसको जो है प्रिज्म से गुजारते हैं तो प्राप्त होता है, 7 रंग प्राप्त होते हैं विविग्योर के रूप में। विविग्योर का नाम इनका है, या विविग्योर के रूप में प्राप्त होते हैं। अगर सुने आप लोग, अगर जो है इसी सफेद प्रकाश को या इसी सामान्य प्रकाश को किसी पदार्थ के विलयन में से गुजारा जाए, कोई पदार्थ है, प्रिज्म और रंग के कह सकते हैं सामान्य प्रकाश और प्रिज्म के बीच में किसी पदार्थ को रख दिया जाए, किसी पदार्थ का विलयन रख दिया जाए। और कैसा पदार्थ का विलयन? ऐसा पदार्थ रखें जो है इन 7 रंगों में से किन्हीं रंगों को अवशोषित कर ले। उस पदार्थ का विलयन रखा जाए जो रंगों में से या विकिरणों में से, रंग कहें चाहे विकिरण कहें, बातें की है, जो विकिरणों में से किन्हीं विकिरणों को आकर्षित कर ले। कुछ विकिरणों को क्या कर ले? अवशोषित, आकर्षित नहीं, अवशोषित कर ले। तो जब उन विकिरणों को अवशोषित कर लेगा ना, तो वो विकिरण फोटोग्राफिक प्लेट पे प्राप्त नहीं होंगे। अगर आप सामान्य प्रकाश
और प्रिज्म के बीच में क्या रख दें, कुछ ऐसा पदार्थ रख दें, किसी पदार्थ का विलयन रख दें जो क्या करे, जो इन विकिरणों में से किन्हीं विकिरणों को, कुछ विशेष विकिरणों को अवशोषित कर ले। तो अगर वो अवशोषित कर लेगा तो फोटोग्राफिक प्लेट पर आपको ये इन सातों रंग ना मिलकर इन सातों रंगों में से क्या होगा, कुछ रंग जो है मिसिंग होंगे, गायब रहेंगे। और जब गायब रहेंगे तो उनकी स्थान पे डार्क लाइंस दिखाई देंगी, काली काली रेखाएं कहें चाहे गहरी रेखाएं प्राप्त होंगी। तो इसको आप क्या बोलेंगे, अवशोषण स्पेक्ट्रम। ये कौन सा स्पेक्ट्रम है, अवशोषित कर लिया गया है। तो वही लिखाया गया है कि जब विकिरणों को किसी अवशोषक पदार्थ के विलयन में से, अवशोषक पदार्थ का मतलब वो जो है, हाँ, कुछ विकिरणों को अवशोषित करता है, अवशोषक पदार्थ के विलयन में से होकर गुजारा जाता है, तो विलयन द्वारा कुछ विकिरणों को अवशोषित कर लिया जाता है, जिससे उनके स्थान पर, मतलब आपको पता है कि सामान्य केस में क्या जानते हैं कि जब सामान्य प्रकाश को प्रिज्म से गुजारेंगे तो 7 रंग मिलता है, सामान्य घटना है। अगर बीच में ये रख दिया जाए तो ये क्या करेगा, कुछ रंगों को अवशोषित कर लेगा। तो जिन रंगों को ये अवशोषित करेगा वो फोटोग्राफिक प्लेट पे दिखाई नहीं देंगे, उनके स्थान पे क्या दिखाई देंगी, गहरी काली रेखाएं या गहरी रेखाएं दिखाई देंगी। अंग्रेजी में बोलते हैं डार्क लाइंस। क्या दिखाई देंगी, डार्क लाइंस। यही बताया है कि उनके स्थान पर गहरी रेखाएं दिखाई देती हैं। इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को आप क्या कह सकते हैं, अवशोषण स्पेक्ट्रम। समझ पा रहे हैं। तो यह अवशोषण स्पेक्ट्रम यहाँ दिखाया गया कि कौन सा विलयन है, अवशोषक पदार्थ का विलयन है। इसमें से गुजारा गया तो कुछ पदार्थों को इसने अवशोषित किया जो कि फोटोग्राफिक प्लेट पर मिस रहे, जिनको इसने अवशोषित किया वो मिसिंग रहे, गायब रहे। अब देखिए अगला स्पेक्ट्रम क्या है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। कि जब किसी पदार्थ या किसी स्रोत से प्राप्त प्रकाश को, श्वेत प्रकाश को ऐसा कह सकते हैं, जब किसी स्रोत से प्राप्त प्रकाश को प्रिज्म पर गिराया जाता है या प्रिज्म से गुजारा जाता है, ऐसा भी कहें, प्रिज्म पर गिराया जाता है, क्या हो, चाहे प्रिज्म से गुजारा जाता है, तो प्राप्त स्पेक्ट्रम को आप क्या बोलते हैं, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। जो कि सामान्य घटना यही होती है कि आप लाइट लीजिए, जैसे इसको समझना है तो लाइट लीजिए आप, और कहाँ गुजारिए, प्रिज्म से गुजारिए। तो जब प्रिज्म से गुजारेंगे तो 7 रंग मिलेंगे आपको, उनका नाम क्या होगा, विबग्योर होगा, जो कि फोटोग्राफिक प्लेट पे मिलेंगे। मैं छाप नहीं रहा उनका नाम, ऐसे विबग्योर के रूप में मिलेंगे, जो कि क्या है, एक प्रकार का क्या है आपका, ये कौन सा स्पेक्ट्रम है, उत्सर्जन है। क्योंकि एक रंग से 7 रंग उत्पन्न हो रहे हैं, व्हाइट लाइट से 7 रंग उत्पन्न हो रहे हैं। अब देखो ध्यान से, इसका एग्जाम्पल क्या, अगर बल्ब सूर्य से प्राप्त प्रकाश हो, उसको प्रिज्म से गुजार दीजिए तो भी 7 रंगों में टूट जाएगा। हाँ, बल्ब से प्राप्त, हाँ, जो कि व्हाइट लाइट है ना, बल्ब से प्राप्त प्रकाश को भी आप कहाँ गुजार दें, प्रिज्म से गुजार दीजिए तो आपको 7 रंग मिलेंगे। आप एक्सपेरिमेंट करके देखें, ठीक है। देखो ध्यान से, बस देखो ध्यान से, जो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है 2 प्रकार का होता है, सतत स्पेक्ट्रम होता है और क्या होता है, असतत, या उसको बोलते हैं विविक। अंग्रेजी है डिसकंटिन्यूअस या डिस्क्रीट। मैंने आपको लिखाया है, मेरे पास जगह नहीं था इसलिए मैंने लिखाया नहीं, आप लिख भी सकते हैं। इसको असतत को बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस और डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम, डिसकंटिन्यूअस और डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। एक कंट्री हो गया क्या, चलिए कांटी होना चाहिए था, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ठीक है। सतत है और असतत है। पहले इतना समझे आप लोग, उत्सर्जन को 2 कैटेगरी में पढ़ा जाता है, सतत और असतत। सतत किससे कहते हैं, देखो ध्यान से सुनो पहले। जैसे मान लीजिए बहुत सारे रंग हैं और उन रंगों में ऐसी कोई लाइन नहीं बना, जैसे मान लीजिए बहुत सारे रंग, अगर इन रंगों को हम अलग कर लें कि यहाँ, जैसे यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कुछ अलग रंग है, यहाँ से यहाँ तक कुछ अलग रंग है, यहाँ से यहाँ तक कुछ अलग रंग है, तो हम रंगों को अलग कर पा रहे हैं। सुनो ध्यान से, जैसे आप ये मान रहे हैं कि बहुत सारे रंग हैं, अगर इन रंगों को आप अलग कर पा रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक कुछ अलग रंग है, कोई दूसरा मान रेड है, जो भी मान सकते हैं आप, यहाँ से यहाँ तक कोई दूसरा रंग है, यहाँ से यहाँ तक कोई दूसरा रंग है, तो आप यहाँ क्या कर पा रहे हैं, रंगों को परस्पर अलग कर पा रहे हैं, परस्पर अलग कर पा रहे हैं। मान लीजिए ऐसी घटना हो
कि ये रंग अंदर तक घुसा हो। रंग मतलब यहाँ मतलब ना ये होगा, अगर आप रंगों को ऐसा लाइन ना कर सको, इसके बाद ये रंग नहीं, रंग ये समझ सकते हैं इसके बाद ये रंग कम हो जाएगा, लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते कि इसके बाद ये रंग खत्म हो चुका है। नहीं समझ पा रहे हैं? सुने ध्यान से, जब कभी ऐसी घटना हो कि रंग, जैसे एक रंग है उसमें अगला रंग भी अंदर तक घुसा हुआ है, फिर अगला रंग अगले रंग में अंदर तक घुसा हुआ है, तो क्या होगा? देखो, जब वो अंदर तक घुसा रहेगा ना, तो आप लाइन नहीं बना सकते कि यहाँ तक ये रंग खत्म हो गया है, वो तो अंदर तक गया है। तो जब ऐसी कभी घटनाएं आए कि रंग आप एक दूसरे में जो है अंदर तक समाहित हो, ठीक है, उसको बोलते हैं मर्ज्ड। मर्ज होना मतलब बढ़िया से एकदम मिक्सिंग हो, आप लाइन मतलब उनके बीच में ये नहीं कर पाएंगे कि यहाँ से यहाँ तक ये रंग खत्म हो चुका है, यहाँ से यहाँ तक ये रंग खत्म हो चुका है। ये कब घटनाएं होंगी? ये घटनाएं तब होंगी जब रंग समाहित ना हो अंदर तक। जब अंदर तक समाहित नहीं रहेगा तो आप रंगों को अलग कर लोगे, लेकिन अगर रंग एक दूसरे में बढ़िया से मिला हुआ है, वो अंदर तक समाहित है, तो आप उन दोनों को अलग नहीं कर पाएंगे, उन दोनों के बीच में लाइन नहीं बना पाएंगे, इसके बाद ये रंग खत्म है, नहीं, उसके बाद ये रंग खत्म ऐसी नहीं होगा, ऐसी बातें नहीं होंगी। और ये घटना दिखाई देती, जानते क्या? रेनबो, जानते रेनबो ना, जिसमें 7 रंग होता है। आपको 7 रंग अलग अलग दिखाई देंगे, लेकिन उन रंगों को आप अलग नहीं कर सकते, यहाँ से ये रंग खत्म, अगला रंग आएगा, नहीं। मतलब आप रेनबो में जो 7 रंग है, उन रंगों के बीच में लाइन नहीं बना सकते, यहाँ से एक बार रंग बढ़वे नहीं किया, वहां से वो रंग कम हो जाए, वो रंग कम हो जाएगा, लेकिन आप वहां लाइन नहीं बना सकते कि वो रंग बिल्कुल नहीं है, वो रंग अंदर तक घुसा हुआ है। 2 रंगों के बीच में आप लाइन नहीं बना सकते, ये अलग रंग, ये अलग रंग, ये इसको बोलते हैं सतत, कांति नहीं घुसी हुई है। नहीं समझ पा रहे हैं? कॉन्टिन्यूअस का मतलब यही है कि 2 रंगों के बीच में आप लाइन ना बना पाए कि इसके बाद अगला रंग नहीं आएगा, वो रंग आएगा ही करेगा, ठीक है। तो यही है कि जब 2 रंगों को परस्पर पृथक न किया जा सके, तो ऐसे स्पेक्ट्रम को आप क्या बोलते हैं? सतत कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। इसका एग्जाम्पल क्या है? रेनबो, जिसमें 7 रंग होते हैं। 7 रंग दिखाई देंगे, ऐसी बातें नहीं, लेकिन आप उन 7 रंगों के बीच में लाइन नहीं बना सकते, इसके बाद ये रंग खत्म। अब यहाँ देखिए, इसके बाद क्या है? असतत स्पेक्ट्रम है या विविक्त स्पेक्ट्रम है। इसमें क्या होता है? 2 रंगों को अलग किया जाता है, आराम से अलग करते हैं। जब 2 रंगों को अलग किया जा सके कि इसके बाद अगला रंग आ जाएगा, इसके बाद अगला रंग आ जाएगा, तो उसे आप क्या बोलेंगे? असतत। उसमें आप 2 प्रकार का स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, कौन कौन सा? बैंड स्पेक्ट्रम और रैखिक स्पेक्ट्रम। बैंड स्पेक्ट्रम क्या है, रैखिक स्पेक्ट्रम क्या है, यही आपको समझाया जाएगा कि रैखिक स्पेक्ट्रम क्या है। थोड़ा मैं समझा दे रहा हूँ, सुन लो क्या होता है। रैखिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? ये दिखाता है परमाणु, पहले मुख्य रट लो, मुख्य बातें ध्यान दिया कि रैखिक स्पेक्ट्रम को परमाणु दिखाते हैं और बैंड स्पेक्ट्रम को अणु दिखाते हैं। बैंड स्पेक्ट्रम को कौन दिखाता है? पहले एक बार मैं रैखिक स्पेक्ट्रम को थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ, और आपको इसके बारे में डीपली पढ़ना है अभी। इसके बाद अगला पॉइंट यही होगा, रैखिक स्पेक्ट्रम। आपका अगला पॉइंट रैखिक स्पेक्ट्रम नहीं होगा, रैखिक स्पेक्ट्रम से संबंधित है परमाणु स्पेक्ट्रम। इसमें आप किसके बारे में पढ़ेंगे? परमाणु स्पेक्ट्रम। तो वहां आप रैखिक स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है रैखिक स्पेक्ट्रम, समझ लें आप। जैसे देखो, जैसे कोई परमाणु है ना, आप ये जानते रहिए कि किसी तत्व या परमाणु में कोषों की संख्या 0 नहीं होती, कोषों की संख्या अनंत तक होती है, 1 2 3 4 ऐसे इनफाइनाइट तक होती है, आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लो, जैसे ये मैं कोष बना दे रहा हूँ कि ये पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष, चौथा कोष, मैंने ऐसे मान लिया। आप ये मान लें कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है? कम। अगर इसको एनर्जी दिया जाए, परमाणु है, परमाणु का ये इलेक्ट्रॉन है, परमाणु के बहुत सारे कोष परमाणु का इलेक्ट्रॉन है और इसी की कोष है। मान लीजिए क्या किया जाए, इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दिया जाए, गर्म कर दो, मान लो जो भी कर दें, विद्युत ऊर्जा दे दो, एनर्जी इसको सप्लाई किया जाए। तो जब सप्लाई किया जाएगा तो आपको पता है हर कक्षा की फिक्स एनर्जी है। मैंने आपको बताया हुआ है कि हर कोष की अपनी फिक्स एनर्जी। अब अगर यहाँ से इसको एनर्जी मिली तो ये अब इसमें नहीं रहेगा, हाँ अब ज़्यादा ऊर्जा, मतलब कि उस कक्षा में जाएगा, हाँ जिसकी एनर्जी ज़्यादा रही। एनर्जी ज़्यादा सबकी है, ये भी समझो आप। इससे इस कक्षा से, जो कि पहला कोष मान लो, इस कोष से अधिक एनर्जी सभी कोषों की है,
लेकिन जिस कोष के बराबर एनर्जी इसको प्राप्त हुआ है ये उस कोष में कूद जाएगा, चला जाएगा। मान लीजिए आप ऐसा मान लो इस कोष के बराबर एनर्जी इसको मिला है, इस जो कि तीसरा कोष मान लो 1 2, ये पहला मान लो, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा मान लो छठवां कोष के बराबर इसको एनर्जी मिला तो वहां ये चला गया, चला गया। अब जाएगा तो आपके अनुसार, आप जितना एनर्जी दोगे उसके हिसाब से जाएगा। कम एनर्जी दोगे दूसरे में चला जाएगा, और कम और ज़्यादा थोड़ा दोगे तीसरे में जाएगा। अब कितना एनर्जी देंगे आपको अभी मैं ये बताऊंगा कि आप इलेक्ट्रॉन को कितना एनर्जी देंगे कि दूसरे में जाएगा, कितना एनर्जी देंगे कि तीसरे में जाएगा, कितना एनर्जी देंगे कि चौथे में जाएगा। अभी आपको ये भी पढ़ाया जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? फिलहाल अभी आप थोड़ा सा एडजस्ट करने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें कि मान लो इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिली बाहर से, क्यों यहाँ छठवें में चला गया, वो गया है आपके अनुसार, आपने जितना एनर्जी दिया उसके अनुसार गया है। अब जब वो अब जैसे ना ये भी घटना है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा के लिए वहाँ नहीं रह सकता। इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा के लिए वहाँ नहीं रह सकता। क्यों जानते हो? क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा वाली ऊर्जा में होता है, जहाँ उसकी एनर्जी हाई होती है, उसकी स्थायित्व तो कम होता है। ऊर्जा का जान लीजिए, जिसकी ऊर्जा अधिक रहेगी, अगर ऊर्जा अधिक होती है तो स्थायित्व तो क्या हो जाएगा? कम। ऊर्जा अधिक होगी, स्थायित्व तो कम होगा। कोई भी हो, कहीं भी एनर्जी के साथ स्थायित्व का उल्टा रिलेशन है। ऊर्जा बढ़ेगा तो स्थायित्व क्या होगा? कम। तो वहाँ इलेक्ट्रॉन गया फिक्स नहीं रह पाएगा, वहाँ स्थायी नहीं रह पाएगा, वो फिर से यहीं आना चाहेगा, क्योंकि कम ऊर्जा में वो क्या रहेगा? स्थायी रहेगा। अब ध्यान दो, अब इलेक्ट्रॉन वहाँ गया है, अब मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ आना चाहता है या उच्च ऊर्जा से कम ऊर्जा वाली में आना चाहता है ना। अब देखो वो उसके पास अब उसका तरीका है आने का। गया तो आपके अनुसार है, लेकिन जब वो आएगा अपने अनुसार आएगा। वो ऐसा कर सकता है सीधा ही पहले में चला आए, या फिर पहले पचवें से यहाँ आए। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो अब वो अपने इच्छा अनुसार आएगा। वो सीधा चलाए पहले, छठवां से कहाँ चलाए? सीधा पहले में आ सकता है, या वो पहले छठवें से पचवें में आए, पचवें से आए, या पहले वो छठवें से चौथे में फिर चौथे से आए। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो ना? तो ऐसी घटनाएं हो सकती। जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो अपने अनुसार आएगा। मान लो मैं ऐसा मान रहा हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, दूसरा कंडीशन ये यहाँ आया फिर यहाँ से आ रहा है, तीसरा कंडीशन यहाँ से आया फिर यहाँ से आ रहा है। तो बहुत सारी रेखाएं प्राप्त हो रही हैं, बहुत सारी रेखाएं प्राप्त हो रही हैं, और रेखाएं अलग अलग रंग की होती हैं। हालांकि मैं दिखा नहीं पाऊंगा आपको, लेकिन जानते रहिए बहुत सारी रेखाएं प्राप्त होती हैं। और रेखाओं को मिला के आप बोलो रैखिक स्पेक्ट्रम। रेखाएं बहुत सारी हैं तो उनको मिला के आप क्या बोलेंगे? ये रैखिक स्पेक्ट्रम है। जो कि दिखाता कौन है? परमाणु। परमाणु को गर्म करेंगे, उसके इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होंगे, परमाणु को एनर्जी दिया जाएगा, उसके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? उत्तेजित होंगे, और उत्तेजित होकर हायर ऊर्जा वाली कक्षा में, उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में चले जाएंगे। गए तो आपके अनुसार है, लेकिन आएगा वो अपने अनुसार। तो जब अपने अनुसार अलग अलग तरीके से आएगा तो अलग अलग प्रकार की रेखाएं प्राप्त होंगी। जितने तरीके से वो आएगा उतने प्रकार की क्या प्राप्त होंगी? रेखाएं। और जब उन रेखाओं को मिला के बोलेंगे तो बोलेंगे ये क्या है? रैखिक स्पेक्ट्रम। और ठीक इसी प्रकार ये भी होता है बैंड स्पेक्ट्रम। बस बैंड स्पेक्ट्रम और रैखिक स्पेक्ट्रम में डिफरेंस ये है कि रैखिक स्पेक्ट्रम का पतला लाइंस होता है और बैंड स्पेक्ट्रम थोड़ा मोटा होता है, उसमें बहुत सारी रेखाएं होती हैं। वही दिखाया गया है कि बैंड क्या होता है? ग्रुप ऑफ लाइंस, वो रेखाओं का ग्रुप होता है। जैसे एक रेखा है ना, आप इसको रेखा बोलिए, लेकिन मान लो इसे में एक रेखा है, ये रैखिक स्पेक्ट्रम है, लेकिन बहुत सारी रेखाएं जब मिला देंगे तो आपका ये बैंड बन जाएगा। ऐसे में बता, जैसे यहाँ बहुत सारी रेखाएं मिला दीजिए, ये बैंड हो गया। ये भी, ये सब क्या है? ये सभी आपकी बैंड्स। ये क्या है भाई? समझ पाए आप? वही बातें बताई गई। तो अभी तो इसके नीचे नहीं आ पाएगा ना, उसमें आ जाएगा। अभी आपको लिखाऊंगा थोड़ा सा कि बैंड स्पेक्ट्रम लिख भी लीजिए आप लोग। अच्छा लिख लीजिए, यहाँ लिख लीजिए कि बैंड स्पेक्ट्रम अणुओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अणु कौन से? H2O2 लिख लेना। बैंड स्पेक्ट्रम अणुओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और अणु को लिखना ब्रैकेट में ना, O2 N2 H2 यही सभी। बैंड स्पेक्ट्रम अणुओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है
अब अगला लिख लीजिएगा, अगला लिखिए, रैखिक स्पेक्ट्रम, रैखिक स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम परमाणुओं द्वारा, परमाणु ब्रैकेट लिखना, उनका नाम हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। रैखिक स्पेक्ट्रम परमाणु ब्रैकेट में लिखने क्या, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिए अगला हेडिंग क्या होगा आपका, सुनो ध्यान से। आपको पढ़ाया जाएगा परमाणु स्पेक्ट्रम। क्या पढ़ाया जाएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, परमाणु स्पेक्ट्रम, ठीक है। और सुनो ध्यान से, परमाणु स्पेक्ट्रम कौन सा है, परमाणु स्पेक्ट्रम किस प्रकार का है पता है, ये है आपका उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। कौन सा स्पेक्ट्रम है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। और उत्सर्जन में कौन सा, सतत या सतत, को उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है, देख के बताओ, असतत स्पेक्ट्रम है। असतत में कौन सा, रैखिक, कौन सा स्पेक्ट्रम है, हाँ, ये थोड़ा नोटिस वाली पॉइंट है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए आप, जो परमाणु स्पेक्ट्रम है उत्सर्जन, एक प्रकार का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है, जिसमें कौन सा असतत, और असतत में कौन सा रैखिक स्पेक्ट्रम। और कैसे प्राप्त होता है, मैंने बताया था कि जब परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को जो है एनर्जी देके गर्म किया जाता है, या एनर्जी बाहर से दिया जाता है, तो उसके इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाते हैं, और उत्तेजित होकर कहाँ चले जाते हैं, उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में चले जाते हैं, उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में चले जाते हैं। गया तो आपके अनुसार है, आएगा अपने अनुसार, अलग अलग तरीके से आएगा, तो अलग अलग प्रकार की रेखाएं प्राप्त होंगी, उन्हीं रेखाओं को मिला के आप क्या बोलेंगे, रैखिक स्पेक्ट्रम। इसका कुछ देखिए ध्यान से, ये क्या आपका परमाणु स्पेक्ट्रम है, जो कि एक प्रकार का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है। उसमें भी कौन सा, असतत, और असतत में भी रैखिक वाली बात हो रही है। सुन ले आप लोग, तब देखिए, देखो जो रैखिक स्पेक्ट्रम है दिखाता कौन है, परमाणु दिखाते हैं। तो यहाँ लिखाया गया है कि जब बात करें एच परमाणु की, बात करें ये एक्सपेरिमेंट किया गया हाइड्रोजन परमाणु के ऊपर, कि जब हाइड्रोजन परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित किया जाता है। उत्तेजित करने का मतलब क्या है इसका, ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन, ध्यान दें, सुनो ध्यान से, कि जब हाइड्रोजन परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित किया जाता है, उत्तेजित करने का मतलब उसको बाहर से एनर्जी दी जा रही है, बाहर से उसको एनर्जी दिया जा रहा है, ठीक है। तो जो है इलेक्ट्रॉन जो है उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में चला जाता है, वहां से इलेक्ट्रॉन, उसका इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, वहाँ उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में चला जाता है। और वहाँ जिस ऊर्जा में गया है, उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में जो गया है, वहाँ कितने समय तक रहता है, रट लीजिए आप, इलेक्ट्रॉन जो है उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में 10⁻⁻8 सेकेंड तक ठहरता है। उसके बाद फिर वो अपनी मूल कक्षा में आना चाहता है, फिर वो कहाँ आना चाहता है, अपनी मूल कक्षा में, और अपनी मूल कक्षा में वापस चला आता है। और वापस आते समय देखो, अभी तो उसका एनर्जी हाई है, एनर्जी हाई करके गया है। अब मान लो यहाँ आना चाहता है, तो यहाँ आने के लिए एनर्जी कम होनी चाहिए, यहाँ एनर्जी कम होनी चाहिए, तो वही एनर्जी निकालेगा। और जो एनर्जी निकालेगा ना, वो एनर्जी जो है विभिन्न रंगों के रूप में दिखाई देता है। एनर्जी जो है कैसे दिखाई देता है, विभिन्न रंगों के रूप में दिखाई देता है। यही बता रहा है कि चला आता है और वापस आते समय विभिन्न तरंग दैर्ध्यों वाली विकिरणों का उत्सर्जन करता है। कि मतलब बहुत से विकिरण जानते हैं, या बहुत से रंग कह दो, रेडिएशंस कह दें, रंग एक प्रकार का विकिरण है। तो बहुत से रंगों का या विकिरणों का उत्सर्जन करता है, जिनका तरंग दैर्ध्य क्या होता है, अलग अलग। आप जानते खुद ही कि अलग अलग रंगों का जो तरंग दैर्ध्य है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। ये आप अभी खुद पढ़ेंगे
आप खुद पढ़ेंगे कि जितनी विकिरण निकाला है उन सब का तरंगदैर्ध्य ज़्यादा या कम होता है। ठीक है, तो यही है कि विभिन्न तरंगदैर्ध्यों वाली विकिरणों का उत्सर्जन करता है जो विभिन्न रंगों के रूप में दिखाई देती हैं या प्राप्त होती हैं। जिनको निकालता है वो कैसे दिखाई देती हैं? अलग अलग रंगों के रूप में दिखाई देती हैं, जिन्हें मिला के आप क्या बोलते हैं? रैखिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, अच्छा मैं ऐसा मान लो, सुनो पहले। तो अगर मान लीजिए, यहाँ बता दे रहा हूँ, मान लीजिए आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ तो नहीं बन पाएगा ना, ऐसा बोले आप समझो ध्यान से। पहले मान लीजिए आप ऐसे बना लीजिए, पहले कहाँ तक आ रहा है इसमें बताइए? यहाँ तक आ रहा है। चलिए समझिए, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन, ये पहला कोष था, मान लीजिए यहीं से इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित किया जा रहा है। सुनो ध्यान से, क्या हुआ? और नीचे ऊपर कर दिया मैंने। अरे तो यहाँ कुछ लिखा हुआ है ना, हमको लिखना है। अभी आप ध्यान दीजिए, पहले समझिए। कौन स्केल आए हैं, कौन टेढ़ हो? जो बनना है सो बनने दीजिए आप। हालांकि देखो सुनो पहले, इससे वास्तव में क्या होता है, जितनी रेखाएं बनाएंगे ना, इससे अगर दो रेखाएं, इसके बीच के गैपिंग ज़्यादा रहता है, रेखाएं और कम करते जाएंगे, मतलब जैसे रेखाएं बढ़ेंगी गैपिंग्स क्या होता जाएगा? कम। क्यों होगा बता रहा हूँ, लेकिन मैं तो इसे बना रहा हूँ। ये सुन लीजिए, कितना बना? एक पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष, चौथा कोष, पांचवा कोष, ये छठवां कोष है, ये सातवां कोष है। मान लो इसे इनफाइनाइट तक कर दिए। कोष की संख्या अनंत होती है ना? कोष की संख्या क्या होती है? समझो ध्यान से यार। अब जान लो, पहले आप नाम लिख दीजिए कोषों का। पहले समझ लीजिए आप, जैसे मान लो ये n बराबर, ये पहला कोष है, n बराबर 1, ये n बराबर क्या है 2, ये n बराबर 3, ये तीसरा कोष है, ये n बराबर 4, ये n बराबर 5, ये n बराबर क्या 6, ये n बराबर 7। मैं मान लीजिए से n बराबर इनफाइनाइट, इनके बीच में हो सकता है 8 9 जो भी करना चाहें। अच्छा मान लो जैसे आपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेजा था, यहाँ से भेजा था, मान लो अब मान लो इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से आएगा, इनफाइनाइट से मान लीजिए आना चाहता है यहाँ से। अगर आप ऐसा करें कि इलेक्ट्रॉन, देखो मैं ऐसा बना रहा हूँ, तरीका तो कई है। इलेक्ट्रॉन सीधा यहाँ से यहाँ आए, दूसरे पे आए, फिर आए, तीसरे से फिर आए। तो मैं एक बार ऐसी बात कर रहा हूँ, सुनो ध्यान से। मैं एक बार ये बात कर रहा हूँ ना कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से या यहाँ से सीधा पहले पे आना चाहता है। जानते कई तरीके होते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक बार ऐसा भेजें। आप सुन लो, इलेक्ट्रॉन को एक बार हर जगह से पहले पे लाइए आप, एक बार इलेक्ट्रॉन को हर जगह से दूसरे पर लाइए, एक बार इलेक्ट्रॉन को हर जगह से तीसरे पर लाइए, एक बार चौथे पर लाइए, एक बार पांचवें पर लाइए, एक बार कहाँ लाइए? छठवें। मान लीजिए, सुनो ध्यान से, ध्यान से यार। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन जो है इनफाइनाइट से आ रहा है पहले पर, या इलेक्ट्रॉन कहां से 7 से आ रहा है पहले पर, या इलेक्ट्रॉन कहां से 6 से आ रहा है पहले पर, थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा बढ़ गया है। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहां से आ रहा हो, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहां से आ रहा हो, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहां से आ रहा हो, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहां से आ रहा हो। ये पहले के आने कंडीशन है, ठीक है। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन हर जगह से पहले पर आना चाहता है। या दूसरा केस ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ आना चाहता हो भाई, दूसरे पर आना चाहता हो, इनफाइनाइट से दूसरे पर, और भाई यहां से दूसरे पर आना चाहता है, यहां से दूसरे पर आना चाहता है, यहां से और यहां से। अगला कंडीशन क्या है कि मान लो इलेक्ट्रॉन कहाँ आना चाहता है? तीसरे पर, यहां से तीसरे पर,
अरे, यहां से तीसरे पर आना चाहता है, यहां से तीसरे पर, यहां से तीसरे पर। अरे यार, अगला कंडीशन ये है, यहां आना चाहता हूं, अगला कंडीशन क्या है कि यहां आना चाहता हूं, अगला कंडीशन क्या है कि यहां से यहां आना चाहता हूं या यहां से यहां आना चाहता हूं। समझ पा रहे हैं, इसी को समझना है। हालांकि इसको इस तरीके से नहीं समझना चाहिए, सही तरीका है कि आप ये समझो, इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से मान लो दूसरे पर आया, फिर दूसरे से पहले पर आ रहा है, ऐसी केसेस होती हैं। लेकिन जैसे मैं ये समझा रहा हूँ, जैसे मान लो वास्तविक घटना क्या होता है, वास्तविक घटना क्या है कि मान लो इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट पे था, अगर उसको पहले भी आना है तो पहले पर आने के कई तरीके हैं। एक बार यहाँ से यहाँ आए, फिर यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ आए, फिर यहाँ से यहाँ आए। तो वही तो मैं बता रहा हूँ, अगर इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से पहले पर आया, छठवें से सातवें से पहले पे आया, छठवें से पहले पे आया, पांचवें से पहले पे आया, उसके बाद ये रेखाएं भी मिल रही है कि तीसरे पे आया कि दूसरे पर आया कि कहाँ आया। सुनो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से पहले पर आया, आ रहा है, मान आने के कितने तरीके हैं। जिससे वो क्या है, इनफाइनाइट से सीधा पहले पर आए, या इनफाइनाइट से उससे कम वाले में सातवें, मान लो मैं सातवें पर फिर आ रहा है, फिर छठवें पर आया फिर आ रहा है, या फिर तीसरे पे फिर आए, दूसरे पे फिर आए। तो उसमें क्या है, रेखाएं एक तो पहले पे मिल रही हैं, उसके अलावा तीसरे पे भी मिल रही है, दूसरे पे भी मिल रही है, चौथे पे भी मिल रही है। उसके अलावा क्या मिल रही है कि दूसरे पे मिल रही है, तीसरे पे मिल रही है, चौथे पे मिल रही है, पांचवें पर मिल रही है। तो वही बताया जा रहा है कि आप यही समझो कि इलेक्ट्रॉन अगर इनफाइनाइट से मान लो सीधा पहले पर आए, या सातवें से पहले पर आए, छठवें से पहले पर आए, पांचवें से पहले पे आए, चौथे से पहले पे आए, तीसरे से पहले पर आए, दूसरे से पहले पर आए, या इलेक्ट्रॉन क्या है, इनफाइनाइट से दूसरे पर आए, उससे फिर सातवें से दूसरे पर आए, छठवें से, पांचवें से, चौथे से, तीसरे से। समझ पा रहे हो। अच्छा ये देखो ना, अगर इलेक्ट्रॉन पहले पर आता है तो जो रेखाएं मिली हैं इनको बोलेंगे सीरीज है, एक श्रेणी बोल दो, इन रेखाओं को मिला के बोलते हैं सीरीज, इनको सीरीज कह दो, या स्पेक्ट्रम है सीरीज बोलो, ये सीरीज है, ये भी सीरीज है, श्रेणी, ठीक है, श्रेणी। इसका नाम है लाइमन श्रेणी। क्या नाम है, लाइन। जब इलेक्ट्रॉन कहीं से भी पहले पर आए, बस पहले पर आता है, तो उसे क्या बोलते हैं आप लोग, लाइमन श्रेणी। लाइमन सीरीज। समझ पा रहे हो। अब जानते हैं जब इलेक्ट्रॉन दूसरे पर आता है तो इसको मिला के बोलते हैं बामर सीरीज। क्या बोलते हैं, बामर श्रेणी। अंग्रेजी है बामर, BALMER, बाल्मर। अगर इलेक्ट्रॉन तीसरे पर आता है, कहीं से भी तीसरे पर आए, तो जो सीरीज मिलेगा उसको बोलते हैं पाश्चन। क्या बोलते हैं, पाश्चन श्रेणी। ए क्यों बतिया रहे हैं आप, पाश्चन सीरीज। अगला जानते हैं, अगर चौथे पर आए तो उसको बोलते हैं ब्रैकेट, या ब्रैकेटे कहते हैं, ब्रैकेट श्रेणी। अंग्रेजी है ब्रैकेटे, ब्रैकेटे सीरीज। इसके बाद अगर वो पांचवें पर आए तो उसको बोलते हैं हमफ्री, फुंड, फुंड क्या बोलते हैं, फुंड चाहे फंड कहो, जो भी कहना है आपको। ए नालायक, अंग्रेजी देखो, FUND, फुंड कहो चाहे फंड कहो, फंड सीरीज। अगर छठवें पर आता है तो उसको बोलते हैं हमफ्री। क्या बोलते हैं, हमफ्री, हमफ्री श्रेणी। हमफ्री सीरीज। सुने ध्यान से,
अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से भी पहले पर आता है तो उसको मिला के क्या बोलेंगे, लाइमन। दूसरे पर आएगा तो बामर श्रेणी, पहले पर आएगा लाइमन श्रेणी, दूसरे पर आएगा बामर श्रेणी, तीसरे पर आएगा पास्चन श्रेणी, चौथे पर ब्रैकेट या ब्रैकेटे, और पांचवें पर फंड, छठवें पर तो क्या बोलेंगे, हम्फ्री। जो भी कहना कहो यार, आप देखो मैं अंग्रेजी लिख दिया, प्रोनाउंस जो भी कर लो, कुछ भी कहते हैं आप, ब्रैकेटे कहो, का दिक्कत, या ब्रैकेट लिखे, चलो अच्छे, ब्रैकेट श्रेणी, ठीक है। अच्छे ध्यान दो, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हाँ आप ध्यान दीजिए। देखो आपसे कहा जाए, अब इस लाइंस की अलग अलग बातें होंगी, लाइमन की बातें अलग होंगी, बामर की बातें अलग होंगी, पास्चन की बातें अलग होंगी। क्या बातें होंगी समझो। अच्छा देखो, अगर इलेक्ट्रॉन दूसरे से पहले पर आएगा तब एनर्जी हाई रहेगा, कि इलेक्ट्रॉन तीसरे से पहले पर आएगा तब एनर्जी हाई रहेगा, कि इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से पहले पर आएगा तब एनर्जी हाई रहेगा। कब मानेंगे आप इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, कब हाई मानेंगे? जब इनफाइनाइट से पहले पर आएगा। समझ पा रहे हैं आप कि हाँ, अगर मान लो लाइमन में आ रहा, लाइमन की बात हो रही है कि लाइमन श्रेणी के लिए एनर्जी कब अधिकतम होगा। लाइमन श्रेणी के लिए एनर्जी तब अधिकतम होगा जब इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से कहाँ आए, पहले। अब एनर्जी कब कम होगा, समझ पा रहे इतना बात, उसको बहुत ध्यान से सुनो। लाइमन श्रेणी के लिए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कब अधिकतम मानी जाएगी, हाँ, जब इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से कहाँ आए, पहले, और जब दूसरे से पहले पर आएगा, ठीक है। इनफाइनाइट से किसी पे भी आ जाए, जैसे मान लो मैं बामर की बात करूं, बामर के लिए पूछेगा हाँ एनर्जी किस रेखा की एनर्जी सबसे हाई रहेगी, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से कहाँ आएगा, दूसरे पर, कहाँ आएगा, दूसरे पर। और अगर इलेक्ट्रॉन तीसरे से आए दूसरे पर, तब क्या बोलेंगे, एनर्जी न्यूनतम। एनर्जी क्या रहेगी, ऐसे हर लगा लो। इसके लिए क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से तीसरे पर आएगा तो हाई एनर्जी, अगर चौथे से आएगा लो एनर्जी। हाँ, यहाँ बात कर लें, इनफाइनाइट से चौथे पर आएगा हाई एनर्जी, और पांचवें से चौथे पर आएगा लो एनर्जी। सबका अपना अपना एनर्जी डिसाइड कर लीजिए। जानते हो जैसे ना, इसके लिए हर श्रेणी के लिए n1 n2 का मान लिखा जाता है। n1 मतलब जानते हैं, n1 का मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है। इलेक्ट्रॉन देखो अगर लाइमन में आएगा ना, तो लाइमन के लिए n1 का मान 1 लिखिए। क्या लिखिए आप लोग, 1। इलेक्ट्रॉन कहीं से पहले पर आएगा तो n1 का मान क्या रखेंगे, 1। नहीं समझ पा रहे, देखो लाइमन के लिए n1 का मान, मतलब देखो n1 n2 क्यों कह रहे हैं, n1 n2 का नाम क्यों दिया जा रहा है। देखो अगर केवल एक ही कोष होता, जैसे मान लो पहले होता तो मैं n बोलता, लेकिन यहाँ कोष अलग अलग हो जा रहे हैं, इसको एक को n1 एक को n2 मान। अगर दो कोष होंगे, जैसे मान लो इन दोनों की बात करूँ, एक को n1 एक को n2 मानना पड़ेगा। अगर इन दोनों की बात करें, एक को n1 एक को n2 मानना पड़ेगा, और n1 उसे मानिए जिसकी एनर्जी लो रहे, जिसकी एनर्जी कम उसे क्या मानेंगे, इस कोष की एनर्जी कम है क्लाइमन के लिए। और बामर के लिए इसकी n1 का मान 2 मान लीजिए, क्योंकि 2 का एनर्जी सबसे कम है, उसके बाद सबकी एनर्जी तो हाई है। लाइमन के लिए n1 का किसे मानेंगे, जिसके लिए सबसे कम एनर्जी है। तो लाइमन के लिए इसके लिए सबसे कम एनर्जी है 1 के लिए, बाकी सभी कोषों की एनर्जी इससे अधिक है। बामर के लिए क्या है, इसकी 2 की एनर्जी सबसे कम है, बाकी सब की एनर्जी सबसे अधिक है। तो यही समझ पा रहे हैं आप, सबका n1 n2 मानना है। तो लाइमन के लिए n1 का मान क्या मानेंगे, 1, और n2 का मान जानते हैं क्या मान सकते हैं, 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट, जो भी मान लो। 2 मान सकते हो, 3 मान सकते हो, 4 मान सकते हैं, 5 मान सकते हैं, 6 मान सकते हैं, 7 मान सकते हैं, और क्या मान सकते हैं, इनफाइनाइट। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो यही है n1 n2 का मान, समझे ध्यान से आप। n2 का मान क्या, 2 3 4, जब भी n2 का मान होगा n1 से ज्यादा होगा। n2 हमेशा n1 से क्या रहेगा, ज्यादा, n2 की एनर्जी ज्यादा। 5 6 7 डॉट 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 क्या कह सकते हैं, क्लियर हो पा रहे हैं। ऐसे बामर के लिए n1 का मान क्या मानना है, 2, और n2 का मान क्या मान सकते हैं, इससे ज्यादा, 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट। क्लियर हो पा रहे हैं आप, ध्यान दो। और पास्चन के लिए n1 का मान 3, n2 का मान 4 5 6 7 डॉट 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 इनफाइनाइट।
अब ब्रैकेट के लिए n1 का मान और n2 का मान 5, 6, 7 डॉट 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 इनफाइनाइट। इसके लिए बात करें n1 का मान 5 और n2 का मान 6, 7 डॉट 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 इनफाइनाइट कर लेंगे। मिटा दे रहा हूँ इसको मैं, डॉट 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 इनफाइनाइट। इधर बात करें n1 का मान 6 और n2 का मान क्या है 7, 8 कर ले, इनफाइनाइट कर दो, 7, 8, 9 जो भी है। हालांकि आपकी बुक में अक्सर बातें करता है फंड तक, किस कहाँ तक बात करता है, फंड तक। पहले आप इतना समझो कि लाइमन, सुनो पहले, अगर किसी श्रेणी का नाम दिया गया है, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड, कम से कम फंड तक रटिए आप, हाँ, या फंड कहो। तो देखो अगर आप लाइमन का नाम लिया, श्रेणी का नाम लेते ही n1 का मान फिक्स हो जाता है। लाइमन के लिए n1 का मान 1 हो जाएगा। जैसे ही श्रेणी का नाम लिखेंगे आप, n1 का मान, सब की n1 का मान फिक्स है कि लाइमन की n1 का मान 1 होगा कि नहीं, बामर के 2 होगा, पास्चन का, ब्रैकेटे का, फंड का, ये क्लियर रहे आप कि जैसे ही श्रेणी का नाम दिया गया सबके n1 का मान क्या हो जाता है फिक्स। बदलता कौन सा मान है, n2 को। n2 का मान भाई, अब इलेक्ट्रॉन चाहे, जैसे मान लो लाइमन की बात करें 1 पे आना है, अब वो चाहे 4 से आए, 5 से आएगा तो n2 का मान कुछ होगा, 4 से आएगा n2 का मान कुछ होगा, और 3 आएगा तो n2 का मान, मतलब हाँ, जैसे 5 से अगर आ रहा है तो n2 का मान 5 लिखिए, 4 से आ रहा है n2 का मान 4 लिखेंगे, 3 से आएगा n2 का मान 3 लिखिए। समझ पा रहे हो। वैसे ही अगर बामर की बात करें तो अगर n1 का मान तो 2 हो चुका फिक्स। बामर की जैसे ही नाम आया, बामर का नाम जैसे ही सुना आपने, ये समझे n1 का मान पता हो गया हमको। अब पता कौन सा करना है, n2 का मान, वही तुमको दिया जाएगा, वही आपको दिया जाएगा। समझ पा रहे हो। अच्छा, मैं ये सुनो पहले, मैं ये थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि लाइमन श्रेणी के लिए अधिकतम, मतलब कब एनर्जी हाई रहेगी, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा, और कब एनर्जी कम रहेगी। एक बार बता रहा हूँ कि लाइमन श्रेणी के लिए एनर्जी कब हाईएस्ट आएगी, जब इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से 1 पे आएगा। और लाइमन के लिए कब एनर्जी मिनिमम होगी, न्यूनतम होगी, जब एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन 2 से 1 पे आएगा। और आपको ये पता होना चाहिए एनर्जी का और तरंग दैर्ध्य का उल्टा रिलेशन होता है। एनर्जी का और तरंग दैर्ध्य का क्या होता है, इसका एनर्जी कम है, मतलब इसका तरंग दैर्ध्य क्या रहेगा, ये ज़्यादा लंबा मान लीजिए, इसको लंबाई ज़्यादा होती है, हर का ऐसा होता है। लेकिन मैंने यही बताया, जैसे इन दोनों की बात करें ज़्यादा लंबा रहेगा, और अगर इन दोनों की बात करें लेंथ कम होती जाएगी। नहीं समझ पा रहे क्या। ये देखो, सुन, अच्छा मान लो लाइमन का पहले समझो कि लाइमन के लिए ये एनर्जी इसके लिए न्यूनतम है और इसके लिए एनर्जी मैक्सिमम है। इसके लिए लैम्डा क्या होगा, मैक्सिमम, और इसके लिए लैम्डा क्या होगा, मिनिमम। नहीं समझ पा रहे हो क्या। देखो, जब इसका ऊर्जा अधिक है, जब इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में आ रहा है, तब एनर्जी मान रहे ज़्यादा है लाइमन के लिए। और जब इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से 1 पे आ रहा है, तब आप क्या मान रहे कि एनर्जी ज़्यादा है। यहाँ एनर्जी ज़्यादा मान रहे, यहाँ एनर्जी कम मान रहे। एनर्जी का और किसका, तरंग दैर्ध्य का उल्टा रिलेशन ना है। अगर इसके लिए एनर्जी कम हो रही है तो लैम्डा क्या होगा, ज़्यादा। आपसे पूछेगा कि लाइमन श्रेणी के लिए जो है अधिकतम तरंग दैर्ध्य वाली रेखा की गणना करें कि अधिकतम तरंग दैर्ध्य किस रेखा का होगा, उसका निकालो कितना होगा। लाइमन श्रेणी के लिए तरंग दैर्ध्य किसका अधिकतम, किस रेखा का तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगा और किस रेखा का तरंग दैर्ध्य कम होगा, वही निकालना पड़ेगा। तो देखो अभी आपको फार्मूला लिखाऊंगा मैं, जिसमें n1 n2 का मान दिया जाए। n1 n2 का मान आपको रखना पड़ेगा, बाकी सब वैल्यू दिए रहेंगे। n1 n2 का मान रख के आराम से निकाल लेंगे आप, लेकिन उसकी चर्चा मैं अगले वीडियो में ही करूँगा, अगली वीडियो में ही किया जाएगा। तो पहले कुछ समझ लो कि अगर देखो लाइमन श्रेणी के लिए न्यूनतम तरंग दैर्ध्य की बात किया, लाइमन श्रेणी के लिए न्यूनतम तरंग दैर्ध्य की बात किया, मतलब इसकी बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, n2 का मान इनफाइनाइट और n1 का मान 1। ये क्लियर हो पा रहे हैं, क्योंकि एनर्जी ज्यादा है ना इसकी, तो लैम्डा मिनिमम हो जाएगा। और इसका देखो एनर्जी मिनिमम है, मतलब अगर आपसे ये पूछेगा कि लाइमन श्रेणी के लिए किस रेखा का तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता है,
तो आप वहाँ n1 n2 का मान तुरंत क्लियर कर लो कि जो है तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होने का मतलब इलेक्ट्रॉन ठीक उसके ऊपर से आ रहा है, ठीक उसके ऊपर से, तो 2 से 1 पे आ रहा है, तो n2 का मान क्या मानेंगे 2 और n1 का मान क्लियर हो पा रहे हैं। वैसे अगर बामर की बात करेगा तो अधिकतम तरंग दैर्ध्य किसका होगा, इसका, और न्यूनतम तरंग दैर्ध्य, ऐसे सबका डिसाइड कर लेंगे। तो अभी आप इतना लिखिए, इसके बाद कल मैं वही बताऊंगा कि तरंग दैर्ध्य कैसे निकालना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बता दें, बहुत इंपॉर्टेंट।